हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। हम सभी प्रश्नों को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने डैश का आधार बनाया। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। आइए इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ। ये प्रश्न हमसे पूछा गया एग्जाम में, भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू हुआ था। आप याद रखिएगा 1921 में लागू हुआ था। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह, पवना दंगे, चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो विद्रोह। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, नील दर्पण नाटक इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। नील दर्पण बंगला का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। आप याद रखिएगा दीनबंधु मित्रों ने लिखा था। इसकी रचना 1858 या 1859 में हुई। यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना। यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। वैज्ञानिक आविष्कार, पश्चिमी शिक्षा और जागरण, औद्योगिक क्रांति या समाचार पत्रों का प्रभाव। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं। राजा राममोहन राय 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता था। वह एक ईश्वरवादी और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिद्धांतों में विश्वास करते थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में आत्मीय सभा ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। बंगाल, बॉम्बे, उत्तर पश्चिम प्रांत या मद्रास। ये शुरू किया गया था उत्तर पश्चिम प्रांत द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई जिसे महलवारी व्यवस्था नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, सुल्तान बहादुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। बेसिन की संधि पे बाजीराव द्वितीय ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 1802 की बेसिन की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी जो मराठा पेशवा थे। पुणे की लड़ाई के बाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी। 11 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931, 14 अगस्त 1931। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1931 में इलाहाबाद पार्क में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों द्वारा एक भयंकर गोलीबारी में वीरगति प्राप्त हुई। आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 में 24 साल की उम्र में हो गई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल था। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलोबरो। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। देवपाल, धर्मपाल, ध्रुव या गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विक्रमशिला की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के जवाब में की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य लंबे समय तक चला था। पलाश, राष्ट्रकूट, प्रतिहारसी या सेना। सबसे लंबे समय तक जो साम्राज्य चला था उसका नाम राष्ट्रकूट है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक
दंती दुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मानकिर या मानखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने भजन हैं? 1050, 1022, 1028 या 1035? ऋग्वेद में 1028 भजन है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 भजन है। ऋग्वैदिक लोग जो खुद को आर्य कहते थे उस क्षेत्र में सीमित थे जिन्हें सप्त सिंधु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? कालीबंगा राजस्थान में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आइए कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? धोलावीर, रोपड़ो, लोथली या कालीबंगा? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल धोलावीर है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। धोलावीरा हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग प्राप्त करने वाला भारत का 40वां स्थल बन गया है। हड़प्पा युग के इस शहर के पुरातात्विक स्थल को 27 जुलाई 2021 को विरासत स्थल सूची में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटोसिव मोहर मिली है? लोथली, कालीबंगा, बनवाली या मोहनजोदड़ो? प्रोटोसिव मोहर मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मुर्दों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सखर जिले में स्थित है। यानी मोहनजोदड़ो का अवशेष सिंधु नदी के किनारे सखर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बिंबिसार, शिशुनाग, उदयन या चंद्रगुप्त? यहाँ उदयन होगा, आप उदयन कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है जो बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने 5वीं शताब्दी में किया था। उदयन वह शासक था जिसने सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत के रूप में भी जाना जाता था। वह 1658 से 1707 तक भारत के महान मुगल सम्राटों में से अंतिम थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, जयपुर, ग्वालियर या झांसी? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1586 में तानसेन की मृत्यु आगरा में हो गई और संगीतकार तानसेन की इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया जो ग्वालियर में है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, सूबा, सरकार या दस्तूर? मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया था जिन्हें आगे सरकार, परगना और ग्राम में विभाजित किया गया। सरकार जिले थे यानी जिलों का नाम सरकार था। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी, नाजिरिक, अबुल फजील या उतबी? अकबर के समय महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और उस समय फारसी में महाभारत का नाम रज्मनामा था। आइए डिटेल्स में जानते हैं। महाभारत का अनुवाद फैजी और अब्द अल कादिर बदाऊनी द्वारा अकबर के आदेश पर फारसी में किया गया था और इसे रज्मनामा नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस में, कुशीनगर, सारनाथ या बोधगया में? बुद्ध को ज्ञान बिहार में बोधगया में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोधगया जो बिहार में है, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध को घर छोड़ने को डैश के रूप में जाना जाता था। प्रश्न हमसे पूछ रहा है, गौतम बुद्ध को घर छोड़ने की घटना को किस रूप में जाना जाता था? धर्माभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण?
सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को घर छोड़ने की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं और गौतम बुद्ध की मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। उम्मीद आप सभी पॉइंट को समझ गए होंगे। घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? अमीर व सिंदरी, योधे और सिकंदरी, धनानंद और सिकंदरी, पोरास और सिकंदरी। झेलम का युद्ध पोरास और सिकंदरी के बीच में लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतमी, महामाया, यशोधरा या चेलना। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और उनकी मौसी का नाम गौतमी था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर महामाया। डिटेल्स में पढ़ते हैं। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोलिय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का मृत्यु हो गया था। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन था? सिकंदरी, सेल्यूकस, फिलिप या डेरियस। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी डेरियस था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फारसी राजा डेरियस प्रथम 1518 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ हर्यक हो जाएगा, आप सुधार कर लीजिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुपाल, बिंबिसार, यहाँ बिंबिसार होगा, अजातशत्रु या उदयन। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, आंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली, पुष्कलावती, चंपा या कौशाम्बिक। आंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आंग महाजनपद की राजधानी चंपापुरी हुआ करती थी। यह जनपद मगध के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना समझौते का परिणाम था? लखनऊ समझौता, माउंटबेटन योजना, दिल्ली घोषणा पत्र या दिल्ली समझौता। भारत की स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना का परिणाम था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल्स में हम समझते हैं। यह अधिनियम यानी माउंटबेटन योजना अधिनियम 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना पर आधारित था और 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान या चित्तरंजन दास। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देशबंधु के उपनाम से विख्यात चित्तरंजन दास ने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था। आप सभी को मालूम है झांसी प्रभावित हुआ था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई आई थी। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह आए थे जो बिहार में है। लखनऊ से बेगम हजरत महल आई थी। डिटेल्स में समझते हैं। पश्चिम भारत 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं था क्योंकि यह देशव्यापी मुद्दा नहीं था। मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर जैसे राज्य विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्यों में से एक स्वदेशी समाज की स्थापना की थी? अरबिंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 1904 में जोगेंद्र चंद्र घोष ने एक समिति की स्थापना की जिसका लक्ष्य था विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजने के लिए धन जुटाना। 1906 में टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य बने अरविंद। टैगोर ने देसी भाषा में शिक्षा देने की वकालत की। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? हरिहरपुर,
भद्र की, संभलपुर या गंजम? पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना हरियरपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1633 में पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना हरियरपुर उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थापित किया गया था। आज की वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।